वेरिएंट उससे भी 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, 250। तो जो इसकी ये ताकत बढ़ी है फैलाने की, ये इंक्रीजिंगली सामने आती जा रही है। चीज़ों में वक्त लगता है और ये ग्लोबल रिव्यू के बेस पे एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो साइंस की इमर्ज हो रही है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वी नो इट, हमारी टीम्स ने भी अच्छी तरह से इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है। सो द ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है का मतलब है कि एक व्यक्ति से बहुतों को लगता है, और ये भी लग रहा है कि ये थोड़ा तेज़ गति से पकड़ता है। जो वुहान चाइना में जो कुछ नया एविडेंस आ रहा है कि वायरस की को एक्सपोज होना और इन्फेक्शन होना, अफेक्ट होने में जितना इंटरवल है, इस वेरिएंट में इंटरवल कम है और इन्फेक्शंस बहुत होता है। लोड वायरस का जब व्यक्ति अफेक्ट होता है ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर दैट एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज़ ट्रांसमिसिबल, why it is more, why it is associated with more secondary attack rate. Secondly, ये भी इमर्ज होता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को एनहांस करता है, खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक है जो पुराने वेरिएंट है, ये भी एक क्लियरली इमर्ज हो रहा है। फॉर्चुनेटली ये भी क्लियर है कि वैक्सीन्स, और हमने यहाँ से भी डेटा दिखाया है, हमारे वैक्सीन्स कारगर हैं और सीवियर डिजीज़ और मोर्टेलिटी को बचाते हैं। इसी वेरिएंट की जो सेकेंड वेव में इसकी प्रेजेंस रही है, वी हैव शोन डेटा रिपीटेडली दैट द वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द severity of reducing the prevalence of severity of disease, incidence of severity of disease, as well as mortality, and that also is a fact. So in terms of public health understanding of this variant, we are much better placed today. We also have seen a very clear, emerging clear knowledge today that Delta plus variant, जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि जहाँ जितना भी दिखाई दे रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ओवर एंड अबव डेल्टा के नहीं है। जैसे इसका स्प्रेड है, इसमें ऐसा एविडेंस नहीं अभी कोई दिखाई दे रहा कि डेल्टा का जो पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है, जिसको कि मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, ओवर एंड अबव इसका कोई एडवर्स कोई सिग्निफिकेंस है, ऐसा अभी तक इमर्ज नहीं हुआ। ये हमारे इंसाको के बहुत सिस्टमैटिक हाई क्वालिटी काम का एक निष्कर्ष है, इंटरिम है। जैसे जैसे और डेटा आएगा, ये सब नॉलेज को हम अपडेट करके प्रस्तुत करते रहेंगे। लास्टली, सिंस वी मेट लास्ट, 50 करोड़ डोजेस वैक्सीन की का माइलस्टोन हो गया। मोर देन 500 million डोजेस, 51 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, and also you've seen that the average this month is now more than 49 lakh doses per day. So this is a quick update for the day, but I like to emphasize once again, no time to lower the guard, vigilant, care, preparedness, COVID appropriate behavior, compliance with mask, face mask, compliance with avoiding crowds, not creating crowds, not having crowd even in closed rooms, avoiding unnecessary travel. All those precautions continue to be very, very important for us. Thank you. Thank you, sir. We'll now take a few questions. 19. सर, मेरा सवाल डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। जिस तरीके से आपने बताया, WHO भी कह रहा है कि सब जगह डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है और राज कर रहा है। तो पहला तो ये कि कुछ देशों में बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो रही है या कुछ नेशंस ऐसा सोच भी रहे हैं। भारत में भी कुछ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीन से ज़्यादातर देखा गया है कि मौत नहीं होती है और हॉस्पिटलाइजेशंस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। बूस्टर डोज को लेकर डेगवैक का क्या सोचना है? क्या ये सही वक्त है इस पर सोचने का, या आने वाले समय में भारत में भी बूस्टर डोज दिया जा सकता है? कौन कौन एलिजिबल होंगे जिनको देना चाहिए? The point is very valid. In fact, NAGVAC ने अपनी लास्ट मीटिंग में इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करी. I would say we are watching the science of the need for such imperatives very carefully. Global work, as also you may know that some studies in the country have been going on and are being instituted. तो इसको बहुत गहराई से, बहुत तेज नज़र से इसके ऊपर वॉच किया जा रहा है.
As you know that WHO has called for moratorium on booster doses. कुछ देशों ने इसको शुरू किया है, तो लेट्स वॉच दिस स्पेस. जैसे जैसे एविडेंस, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है इसके बारे में, इसको आगे लेके आएंगे. एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेना चाहिए. साइंस इज स्टिल इमर्जिंग इन दिस एरिया. सर, विद योर परमिशन आई जस्ट लाइक टू ऐड. मैम, जैसे अभी आपने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बारे में कहा है, तो हमारी आपके द्वारा सबसे फिर से एक विनती है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि अगर हम वैक्सीन लगा भी लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस एज ए न्यू नॉर्मली अपनी लाइफ को उसको एक उसी तरीके से करते रहना है. और जब हम वैक्सीन डोज लेते हैं तो उसके बाद समय लगता है जब बॉडी में उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एग्जीक्यूट होता है. तो अगर आज हमने वैक्सीन लगाई और हम सोचे कि अब हम हर तरह से सेफ हैं और हम कोई भी प्रिकॉशन ना लें, हम जो एक इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन बोलते हैं कि तब जाकर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपके अंदर बॉडी के अंदर आएगा, उस टाइम तक अगर हम कोई प्रिकॉशन फॉलो ना करें तो टू दैट एक्सटेंट हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. यह पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन डोज लगाने के बाद भी जो प्रिकॉशंस उसको फॉलो करें. एक और मुख्य अंश हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने इस मंच पे बात की कि हमारे देश का रिकवरी रेट 97.45% हो गया है. तो अभी ट्विटर पर किसी एक व्यक्ति ने लिखा तो फिर मास्क उतार दो. तो यह जो अप्रोच, यह जो एक थिंकिंग कि हम इस मंच से हमेशा एक बात आपके द्वारा सबसे कहना चाहेंगे कि ये पेंडेमिक हमें एक सिखाता है कि हमारी लाइफ में एक न्यू नॉर्मल आया है. वह न्यू नॉर्मल है कि जो हमें कोविड से संबंधित या इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिकॉशन से संबंधित जो प्रिकॉशन लेनी है वो कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है. तो हम आपके द्वारा दूसरा एक विषय जो कुछ समय पर यहां पर भी एक सुनने को मिलता है कि साहब थर्ड वेव आने तक एंजॉय कर लो, तो यह भी एक भ्रांति है. हमें सबको समझने की जरूरत है, वेव इज नॉट द इश्यू फॉर डिस्कशन, सर्ज इज द इश्यू फॉर डिस्कशन. क्या हम कितना इन्फेक्शन फैलने दे रहे हैं? हमने आज आपसे कहा है कि कोविड को कंट्रोल करना हर मनुष्य के हाथ में. मैं अपनी प्रिकॉशन रखूंगा तो मैं कोविड को कंट्रोल कर सकता हूं. समाज का हर मेंबर अपनी प्रिकॉशन रखेगा तो हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं. तो विषय यह नहीं कि थर्ड वेव आने तक हम एंजॉय कर लें और हम पार्टीज करें, हम फंक्शंस करें, तो ये बुलावा देने के बराबर है. तो हम आपके द्वारा सबसे विनती करेंगे कि जो प्रिकॉशंस है वो जब केसेस पीक पर थे तब भी लेनी है, जब केसेस कम होते हैं तब भी लेनी है, और कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं. तो एडिशनल पॉइंट पे याद दिलाए जा सकते हैं, जाने चाहिए. पहली बात है, सेकेंड डोज जरूर लगवाइए. जिसको एक डोज लग गई है वो दूसरी डोज लगाए. पूरी प्रोटेक्शन के लिए वो जरूरी है और गवर्नमेंट ने गाइडेंस दी है कि सेकेंड डोजेस को प्रायोरिटाइज करा जाए. दूसरा, जिनमें कोमोबिडिटीज हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, कैंसर थेरेपी पे हैं जैसे व्यक्ति या कैंसर उनमें इलाज हो रहा है, प्लीज मेक श्योर कि उन व्यक्तियों में तो और भी जल्दी से, और भी तेजी से, और भी केयरफुल होते हुए हमें वैक्सीन लगवाने हैं. ये बहुत ज़रूरी है. ये दोनों पॉइंट्स भी जनता तक, हम सब तक पहुंचने चाहिए. 175. सर, सवाल ये कि दिल्ली ने कहा है कि हमसे नहीं पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का डेटा नहीं मांगा गया था, तो कितने राज्यों से मांगा था, किन्होंने कितनी बताया सर? और क्या एएचपीआई से आपने कहा है कि सीएसआर फंड का उपयोग करें टीचर्स को वैक्सीनेशन करने के लिए ऑक्सीजन से मौत की कमी पे? सर देखिए, इसके विषय में जैसे हमने पार्लियामेंट के संबंधित विषय में यह डिस्कशन आया था, तब हमने बताया था और हम आपके द्वारा फिर सबसे अवगत करना चाहेंगे कि शुरू से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रही है तब यह माना गया है कि टाइमली रिपोर्टिंग is going to be very crucial in terms of management of any infectious disease and equally true with COVID also. तो उसके लिए ही ICMR की तरफ से कि आप डिजीज को कौन सी डेथ कोविड डेथ में आएगी, कौन सी डेथ कोविड डेथ में नहीं आएगी, उसको WHO को ICD-10 क्लासिफिकेशन के तहत आप हमारे को डेली बेसिस पर बताइए किस जिले में कितनी डेथ हुई. वह डेटा हम स्टेट से लेकर रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते हैं.
दूसरा विषय जो हमने स्टेट के साथ डिस्कस किया था कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ डेथ, और उसको जिसको हम डेथ ऑडिट बोलते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन स्टेट के साथ शुरू से रहा है कि आप हमेशा जब भी कोई डेथ होती है उसका कॉज ऑफ डेथ भी एनालाइज करें। कारण से अगर हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे तो पता लग सकता है कि कोई एक कारण था जिसकी वजह से वह डेथ में प्रेसिपिटेट हुआ, उसके करेक्टिव एक्शन क्या लेने हैं उस पर बात करते हैं। तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में हमने स्टेट को इस बारे में भी अवगत कराया कि जब आप डेथ ऑडिट करें उसके साथ साथ अपने यहाँ जितनी भी डेथ होती है उनको इस तरीके से भी एनालाइज करें कि कितनी डेथ होम आइसोलेशन में हुई, कितनी डेथ हॉस्पिटल में आने के 24 घंटे के बाद हुई, कितनी 48 घंटे के बाद हुई, कितनी 72 घंटे के बाद, और कितनी उसके बाद भी हुई। अब इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में अधिक डेथ रिपोर्ट होती हैं तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के फॉलोअप में कहीं ना कहीं कोई कोताही है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। अगर कोई डेथ 24 से 48 घंटे के बीच में अगर डेथ फैसिलिटी में आके रिपोर्ट होती है तो इससे यह एक इंडिकेशन पता लग सकता है कि क्या वह केस हमारे यहाँ लेट पहुंचा हॉस्पिटल में, यानी कि इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट हु नीडेड हॉस्पिटल बेड फ्रॉम फील्ड टू उसका हॉस्पिटल का, उस प्रोसेस को हम एनालाइज करके उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। 72 घंटे के बाद अगर कोई डेथ हो रही है तो हम उसको उस ढंग से भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कारण रहा। अगर पेशेंट हमारे पास राइट टाइम पर भी पहुंचा और उसकी कंडीशन रिलेटिवली स्टेबल थी तो क्या कहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ड्रग प्रोटोकॉल जो उस हॉस्पिटल में फॉलो किया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा, हमने स्टेट को इस बेसिस पे भी एनालाइज करने को बोला है कि आप अपने स्टेट के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनकी फैटेलिटी रेट को भी एनालाइज करें। उससे आपको यह पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल अच्छे All right, that is the briefing as far as the centre is concerned over the COVID situation at this point in time. A couple of important points. One is that the fact that the Delta Plus variant does not, in fact, have the potential to result in a surge of cases among some of the other things the centre pointing out there.